हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। और हमारा जो सीरीज चल रहा है BPSC मेंस प्रिपरेशन के डायरेक्शन में, जो IR के टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसिया यूक्रेन क्राइसिस। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग आज जो है किस बैकग्राउंड, उसका वार का बैकग्राउंड देखेंगे, क्या कारण है, दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये 4 हेड में हम चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये यूक्रेन जो कंट्री है, ये USSR जो सोवियत यूनियन हुआ करता था पहले, उसी का सदस्य था। अब चूँकि 1991 में 1991 में सोवियत रूस का हो गया विघटन, तो विघटन के बाद फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे सामने आया, आगे आया। इसका मैप में भी देखेंगे तो बिल्कुल रसिया से इसका बॉर्डर लगता है, और कुछ कुछ रीजन्स हैं, इनको ध्यान में रखना है, जैसे लुहांस्क और डोनेस्क। ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है मैप में। और मैप में साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सी एक्सेस जो यहाँ पे ब्लैक सी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि वन ऑफ द फैक्टर है लड़ाई के लिए। अब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया था, उसको अपने साइड में कैप्चर कर लिया था। उसके साथ ही जो डोनेस्क और लोहांस्क वाले रीजन थे, वो सेपरेटिस्ट के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, कि वो चाहते थे कि यूक्रेन से अलग हो जाएं, बिल्कुल वहाँ पे रसिया के साइड वो मिल जाने के लिए तैयार थे। तो ये इसका बैकग्राउंड। अभी का अगर देखें तो क्यों लड़ाई हो रही है, तो फॉर स्ट्रैटेजिक रीजन अगर देखें तो नाटो जो है एक्सपेंशन करना चाहता है ब्लैक सी के साइड, बिल्कुल वहाँ तक पहुँचना चाहता है। रसिया और वेस्ट के बीच में ये बैलेंस ऑफ पावर वाला सिचुएशन ये दिख रहा है। और यूक्रेन जो है वेस्ट और रसिया के बीच का बफर जोन पहले था, अब जो है इस बफर जोन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि एलिगेशन है रसिया के साइड से। फिर इकोनॉमिक कारण अगर देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये पाइपलाइन था, गैस पाइपलाइन, जो कि रसिया से यूरोप में नेचुरल गैस सप्लाई के लिए ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। अब इसका अपोज कर रहे थे ब्रिटेन और USA। इसमें मेनली अपोजिशन इस वजह से था कि रसिया का इन्फ्लुएंस जो होगा यूरोप में बढ़ जाएगा, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो हमारी बात कम सुनेगा फिर वेस्टर्न कंट्री। तो ये यहाँ पे कारण था। फिर एक कारण और देखें तो यूरोमेडन मूवमेंट। यूरोमेडन मूवमेंट तब की सिचुएशन की कहानी है जब यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट यानुकोविच साहब प्रेसिडेंट थे। इनका एटीट्यूड माना जाता था कि ये प्रो रसियन है, रसिया के साइड में ज़्यादा ये सपोर्ट करेंगे। इन्होंने निर्णय ये लिया कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसमें इन्होंने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में ज्वाइन करने का इन्होंने निर्णय यहाँ पे लिया। जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ यूक्रेनियन थे वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन में जुड़ें। तो इसी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यूरोमेडन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फाइनली इस प्रेसिडेंट को बाहर भी कर दिया गया। इसी की वजह से फिर रसिया का एग्रेशन यूक्रेन की साइड में थोड़ा बहुत बढ़ना दिखना शुरू हो गया था। इसका इथनिक रीजन भी बताया गया है, जैसे पुतिन कहते हैं कि जो रसियन प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन साहब कहते हैं कि यूक्रेन जो है वास्तव में कोई स्टेट है ही नहीं, यूक्रेनियन को आइडेंटिटी नहीं है, ये सारे रसियन ही हैं इन रियलिटी। जबकि कुछ स्कॉलर ये ऐसा मानते हैं कि 70% जो है यूक्रेन का अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी है, 20% रसियन है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो जियोग्राफिकल रीजन, कि रसिया यहाँ पे ब्लैक सी में उसका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्लैक सी में सालों भर वो अपना शिप अपना रख सकता है, वहाँ से ट्रेड कर सकता है, पानी का एक्सेस उसको हमेशा मिला रहेगा, तो ट्रेड का एक्सेस इस साइड पे इजीली वो कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि क्रीमिया को इन्होंने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था, उनको अपने साइड मिला लिया था रसिया ने। तो कुछ स्कॉलर ऐसा मानते हैं कि ये कुछ नहीं है, जो पहले डेवलपमेंट हुआ था उसी का
एक्सपेंशन है कि जैसे क्रीमिया गया था उसी साइड से आपका यूक्रेन भी जा रहा है। तो ये सारे रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखते हैं। अब इसमें देखिए दोनों साइड डिमांड क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो रसिया ये कहता है कि नाटो का जो फर्दर एक्सपेंशन है वो ना हो, और नाटो जो है अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को 1990s में जो कंडीशन थी उस पर वहाँ तक वापस चला जाए। प्लस साथ में ये एक चीज़ और डिमांड करता है कि डोनेस्क और लुहांस्क ये दोनों रीजन को सॉवरेन रीजन घोषित किया जाए। अब ये डिमांड के तौर पे जो वेस्ट के साइड से रिस्पांस मिला वो ये है कि नाटो आगे जो है ओपन डोर पॉलिसी रखेगा, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, इसमें किसी भी कंट्री का कोई भी हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। साथ में यूएसए ने यूक्रेन को वेपन और आर्म्स ट्रेनिंग सब कुछ ऑफर किया है। रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है, जैसे उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट आपका इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का एक तरीके से मैसेजिंग टाइप का व्यवस्था है कि कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए एक मैसेजिंग की व्यवस्था है स्विफ्ट। इसका इम्पैक्ट देखें कि क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो प्रभाव के तौर पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो सबसे क्लियर कट जो एविडेंस दिखता है वो ये है कि जो ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट है उसका लगभग 30%, 27-28% से कुछ 30% तक आप मान सकते हैं। तो ये IMF बोलता है कि 30% जो वीट है, गेहूं है, वो यूक्रेन और रसिया से ही एक्सपोर्ट होता है। तो इसकी वजह से जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम हुए थे उससे रिकवरी की सिचुएशन बन रही थी, उसमें मंदी आएगी, वो धीमा हो जाएगा वो रफ्तार। और साथ में क्या है कि जो ब्लैक सी में अभी शिपिंग बिल्कुल बंद हो गया है लड़ाई के सिचुएशन को देखते हुए, तो इससे भी जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होगी। नेक्स्ट आपका पॉवर्टी एंड हंगर। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इस लड़ाई की वजह से फूड प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि जिसकी वजह से 40 मिलियन लोग वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है $1.90 का, उससे वो नीचे चले जाएंगे। एडिशनल 40 मिलियन लोग। नेक्स्ट आपका है एनर्जी ट्रेड। तो एनर्जी ट्रेड में जो नेचुरल गैस के प्रोवाइडर के तौर पे रसिया यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है। अब इसमें देखा कि चूँकि ये सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है, इससे बहुत ही स्टिप प्राइस राइज होने की संभावना है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि IMF के अनुसार कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब चूँकि जस्ट लड़ाई के बाद तेल का दाम बढ़ते जा रहा था, तो सडनली देखा गया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। वो डिक्लाइन बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। उसका कारण ये था कि रसिया जो अपना तेल था वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहा था, क्योंकि बाकी सारे कंट्री में उसको तेल देने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, और उसके ऊपर पेमेंट में भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया था। इस वजह से वो अपना तेल डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहा था। इंडिया भी कुछ दिन तक उसका अवेल किया। और साथ में क्या है कि इसमें USA ने अनाउंस किया कि चूँकि ये डिसरप्शन है, इस डिसरप्शन के सिचुएशन को देखते हुए US ने बोला कि हम लोग डेली 1 मिलियन बैरल तेल मार्केट में रिलीज करेंगे। अब ये प्राइस जब इस तरीके से आर्टिफिशियली लोअर डाउन करने का कोशिश किया गया, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो ओपेक कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ओपेक कंट्री आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होती हैं। प्लस साथ में क्या है कि लड़ाई के बाद जो है सिचुएशन हो सकता है कि बदल जाए, उस पर भी प्रभाव इसका पड़ता। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला नहीं। अभी भी जो है तेल का दाम ज़्यादा ही चल रहा है, तो इसका भी इन्फ्लेशन पे बहुत सारा प्रभाव देखने को मिला है। फिर कमोडिटी ट्रेड। अब चूँकि रसिया और यूक्रेन डायरेक्टली उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका मात्र 3% एक्सपोर्ट टोटल हर प्रोडक्ट का मिला करके, तो मात्र 3% एक्सपोर्ट और 2% इंपोर्ट के लिए ये दोनों कंट्रीज जिम्मेदार हैं। लेकिन इनका जो रूट है वो ट्रेड कनेक्टिविटी, ब्लैक सी वाला रूट, वो रूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो कमोडिटी का ट्रेड है वो इससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं।
कुछ और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स ये भाग के दूसरे कंट्री में सेटल हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है, इन्वायरमेंटल डैमेज ड्यू टू वार सिचुएशन, और बाकी जो हथियार छोड़े जा रहे हैं पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, जो हमारा वाटर बॉडी है, सी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का ऑयल लीकेज और जो एक्सप्लोसिव हैं उसका यूज किया जा रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट का डैमेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज थ्रेट ये भी देखने को सुनने में आया है। यूक्रेन ने यह भी क्लेम किया था कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जयपुरिसिया में है वहाँ पे अटैक किया गया है, तो ये एक डिजास्टर के तौर पे आगे आ सकता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया के प्रभाव को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे क्लियर कट जो दिखता है कि हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। उसको इसी डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे सारे प्राइसेस जो हैं 2021 और 2022 के प्राइसेस को दिखाया गया है। खैर इसको आप आंसर में यूज करें या ना करें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, डायरेक्टली आप ये भी बोलेंगे कि इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया है ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ये ग्रोथ रेट को हैम्पर कर सकता है इन द फ्यूचर, लोन एक्सेस को वो प्रभावित कर सकता है, और जो गरीब है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि महंगाई सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को ही परेशान करती है। नेक्स्ट आपका इंडिया पे प्रभाव देखें तो क्रूड ऑयल, उसका प्राइस बढ़ा है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ है। फिर आगे आ जाते हैं कि हमारा जो रुपी है वो स्टिपली स्लाइड किया है, इससे क्या है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, और इंपोर्ट भी हमारा इस तरीके का इंपोर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इन नेचर है, जैसे ऑयल वाला है तो ये हमको मंगाना ही मंगाना है। उसके बाद फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हैं, और रॉ मटेरियल हमको बाहर से मंगाना होता है। उसके लिए हमारे पास अगर हमारा रुपी जो है इंटरनेशनल मार्केट में नीचे चला जाता है, जैसे अभी 83 के आसपास लगभग चला गया है, $1 के बदले 83 रुपीस, तो ये भी चीज़ जो है बाकी रॉ मटेरियल बाकी इंडस्ट्री के लिए एक्सेस करने में उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस हमारी कंट्री में ज़्यादा हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग कि इससे जो है एफडीआई और एफपीआई, इस पर भी थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि एफपीआई जो है, चूँकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, इससे अनसर्टेनिटी जनरेट हो गई है जो स्टॉक मार्केट है उसमें, तो उससे एफपीआई कभी भी पैसा डाल रहे हैं, कभी भी निकाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने में मिल रही है क्योंकि लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पे लग रहा है कि कहीं पे भी सिक्योर नहीं है उनका इन्वेस्टमेंट, सो दैट्स वाई दे आर पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट ऑन एंड ऑफ। फिर नेक्स्ट जो है कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया के लिए है, इंडिया का इम्पैक्ट इस सिचुएशन में देखते हुए, तो पहला पॉइंट है कि इंडिया किस साइड में जाए, ये एक स्ट्रेटजिक चैलेंज है, किस मुद्दे पे किसको सपोर्ट करे, किस मुद्दे पे किसके साइड रहे, ये एक चैलेंज है। इवैक्यूएशन वहाँ से इंडियंस को कराना था, बहुत सारे इंडियंस जो सिटीजन्स थे उनको वहाँ से बचा के लाना था, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली वहाँ से लेके आए हम लोग ऑपरेशन गंगा के तहत में। फिर ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो सिटीजन्स हम लोग लेके आए, तो मोस्ट ऑफ दी जो सिटीजन्स हैं वो मेनली स्टूडेंट्स इन नेचर हैं और स्पेशली एमबीबीएस के, तो उनको अब फिर वापस से उनकी डिग्री कैसे कंटिन्यू करवाना है, यहाँ पे एडमिशन देना है, अगर देंगे तो फिर लोकल स्टूडेंट्स का क्या करेंगे, तो ये सारे सिचुएशंस हैं जो कि इंडिया के सामने क्वेश्चन बन के खड़े हैं। उसके अलावा जो क्रूड ऑयल और बाकी सारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है नेशन का, वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही ऊपर। अब यहाँ पे इंडिया ने इसको रिस्पॉन्स क्या दिया है इस सिचुएशन में, तो इंडिया ने यूएस स्पॉन्सर्ड यूएनएससी रिजोल्यूशन आया था, उसमें वोटिंग नहीं किया था, उससे परहेज किया था। फिर आईएईए का भी रेजोल्यूशन था जिसमें कि मेनली जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं उसकी सेफ्टी को लेकर बात किया गया था, तो उसमें भी इंडिया ने वोटिंग नहीं की थी, वोटिंग से बचा था भारत।
इंडिया बस बिल्कुल क्लियर कट बोलता है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो, कोई भी प्रॉब्लम है पीसफुल बात होना चाहिए, और साथ में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्रीज उसके फेवर में भारत है। किसी भी वार लाइक सिचुएशन का भारत जो है सिरे से विरोध करता है, और इंडिया सपोर्ट करता है रूल बेस्ड ऑर्डर को ग्लोबली। प्लस साथ में इंडिया जो है ट्रांसपेरेंट रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रसिया एक कॉल लेके आया था कि यूक्रेन में सेक्रेट बैलेट का हम लोग रिजोल्यूशन पास ये करवा लें, सेक्रेट बैलेट के लिए हम लोग वोटिंग करवा लें, उसमें जिधर जाना चाहते हो, जिधर रहना चाहते हो, उसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करवा लेते हैं। लेकिन इंडिया जो है इसके ठीक अगेंस्ट में वोट किया था, क्योंकि इंडिया जो है ट्रांसपेरेंट रिजोल्यूशन के ही सपोर्ट में यहाँ पे साथ जा रहा है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से लगभग 20 या 22,000 इंडियन जो नेशनल्स थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराने के लिए ये मिशन चलाया गया था। इसमें जो सिविल और मिलिट्री इफर्ट है दोनों को मिला के यहाँ पे यूज किया गया था, प्लस साथ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका भी काफ़ी अच्छा यूज किया गया था। तो जो हमारा सिविल एयरलाइंस प्लस इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लीट थे दोनों यूज किए गए थे। फॉर एग्जांपल जो C-17 ग्लोब मास्टर है जिसका कि सीटिंग कैपेसिटी एक बार में ये 400 पैसेंजर को बिठा सकता है, ये ऑपरेशन में यूज किया गया था। फिर ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन एक खोला गया था ट्विटर पे, वो स्टार्ट किया गया था। प्लस आप में डिप्लोमेसी वाली जो बात मैंने कही थी, तो डिप्लोमेसी के एंगल पे हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, इन सारी कंट्रीज़ के साथ में डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल किया गया, वहाँ से हमारे इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स ऑपरेट किए जा रहे थे। तो ये भी इंडिया की एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर इवैक्यूएशन प्लान था। वहीं कुछ और रिसेंट में इवैक्यूएशन प्लान्स रहे हैं भारत के, जैसे ऑपरेशन राहत चला था, ये हम लोग यमन से अपने इंडियन सिटीजन को लाने के लिए चलाए थे। फिर अफ़गानिस्तान में जो 2021 में सिचुएशन बना था तो वहाँ से इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट कराने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये ऑपरेशन गंगा के बारे में बात हो गई। ये पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके बाद फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वर्ल्ड इज फेसिंग रीजनल क्राइसिस विच हैव ग्लोबल इम्पैक्ट। दुनिया जो है क्षेत्रीय तौर पे जो है क्राइसिस का सिचुएशन देख रही है जिसका कि वैश्विक प्रभाव है। डिस्कस अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोब एंड इंडिया। तो इसका जो भी प्रभाव है भारत और वैश्विक स्तर पर, उस सारे प्रभावों को उस पर चर्चा करें। ऑल्सो राइट पोजिशन ऑफ इंडिया ऑन दिस क्राइसिस। प्लस साथ में भारत का जो यहाँ पे स्थिति है, भारत की जो उन्होंने स्टैंडर्ड लिया, जो पोजीशन लिया है, उस पे भी आप बात यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए इसके डायरेक्शन में, सिर्फ इसको रसिया यूक्रेन तक लिमिटेड मत रखिएगा, उससे थोड़ा सा ब्रॉड रख के सोचिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका कि द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इज इन क्वेश्चन एज एविडेंट फ्रॉम रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है कि अभी कुछ तत्कालीन जो ऐसे विकास हुए हैं जिससे लगता है कि जो भी वैश्विक इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थान थे, उनकी गुणवत्ता पे, उनके इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा है। डिस्कस वेज टू कीप दिस इंस्टीट्यूशन रिलेवेंट फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो इन सारे जो संस्थान हैं इसको आने वाले समय में रिलेवेंट बनाए रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उन पर आप चर्चा करें। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप जो है लिख के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे आप जा कर के आप पोस्ट कर सकते हैं आंसर आप पोस्ट करेंगे जैसे ही, तो उसको आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा। अगर आंसर में कुछ ज़्यादा त्रुटि रहेगी तो उसमें मेरे साइड से आपको कॉल भी जाएगा, या फिर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ और ज़्यादा कुछ है जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। जो वर्बली बताई जा सकती हैं उसको आपको कॉल के लिए से बताया जाएगा। अदरवाइज जो आपको ऐसे बता सकते हैं तो वो ग्रुप पे मैं डायरेक्टली मैसेज करके ही आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, ये चीज़ें आपको सुधारना है।
तो ये दोनों आंसर को आप प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी गया है। अभी जो CDPO और AAO वाला पेपर हुआ था उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। संभावित है, बिल्कुल आ सकता है। और आज का वीडियो यही है। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो जो भी आपके जान पहचान में BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, 67 के लिए, 68 के लिए, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाला है। तो उन सबको ये चैनल ज्वाइन करने के लिए आप बता सकते हैं, ये कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।